पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ इशारा दिया आज हमारे जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में एक फ़िरका वाराना नौइयत का केस सुन रहे थे, वो शौकत अली का। उसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और आखिर इसे कहीं ख़त्म तो होना है। वो यूट्यूब का तज़किरा कर रहे थे। उन्होंने कहा यूट्यूब पर लोग उकसा रहे हैं अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ और अदालतों के ख़िलाफ़, और उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूब पे लोग मामे चाचे बने हुए हैं। यही उन्होंने तरकीब इस्तेमाल की, मामे चाचे बने हुए। अहमियत इस स्टेटमेंट की, इस ऑब्ज़र्वेशन की और भी ज़्यादा हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि उसी दिन मतीउल्लाह जान, एक सहाफ़ी, आप सब जानते हैं, उनकी आज पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में। एक ट्वीट के सिलसिले में उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ, सुमो एक्शन हुआ। उन्होंने ये कहा आज कि मेरा जो कल अगवा हुआ था उसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस केस के साथ है। अब अगर इन चीज़ों को आप तरतीब में देखें और इनकी टाइमिंग देखें तो आपको समझ आएगा कि ये जो ऑब्ज़र्वेशन है जजेस साहब की तरफ से, मुशीर आलम साहब थे और काजी अमीन साहब थे, इसकी आपको अहमियत समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान की रियासत में। उन्होंने एक बात की और उसकी टाइमिंग मिल गई, लिहाजा इसकी अहमियत बढ़ गई। अब बात यह है कि मतीउल्लाह जान का जो अगवा हुआ और मतीउल्लाह जान की जो 12 घंटे के अंदर रिहाई हुई, उसमें भी यूट्यूब और ये ट्विटर इनका एक किरदार है। एक किरदार नहीं, मरकज़ी किरदार है। बहुत से इदारे थे, बहुत सी अंजुमनें हैं, बॉडीज़ हैं, सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, उन सब ने मिलकर एक दबाव डाला। लेकिन ये सब कुछ बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा था, यानी यूट्यूब पे हो रहा था और ट्विटर पे हो रहा था। और सोशल मीडिया की, यानी यूट्यूब की, ट्विटर की, फेसबुक की, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी हैसियत और इनकी अहमियत क्या है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। ख़ास तौर पे इन हब्सज़दा मुआशरों में, जो ज़रा बंद फ़ज़ा के मुआशरे हैं, जैसे हम भी अनफॉर्चुनेटली उसमें तब्दील हो चुके हैं, तो वहाँ पर उनकी क्या अहमियत है। लंबी बात है, मैं बहुत मुख्तसर करके आपके साथ करूँगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ पर उसका गला दबोच लिया जाए और वहाँ पर आवाज़ उभरने की इजाज़त न दी जाए, यानी कभी किसी पर बैन लगा दिया जाए कि इसका जलसा कवर नहीं होगा, इसका बयान नहीं आएगा क्योंकि ये मुल्ज़िम है, वो मुजरिम है, और ख़ुद ही अदालतें जो हैं हमारी, वो एहतसाब अदालत, और वो आप जानते हैं कि ये क्या, किस तरह ये नेक्सस बना हुआ है। लेकिन उसका नतीजा ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को काबू कर लिया गया। आप मुझे ये लफ्ज़ बोलने दीजिए। और पिछले ये 5-7 साल में हमारे सामने हुआ, बतदरीज बढ़ता गया, क्योंकि हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं बराह रास्त, और हमने उम्र का एक बेशतर हिस्सा इन इदारों में गुजारा है। और ये पीरियड भी हमने करीब से देखा है कि मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है, वो क्या दिखा सकता है, क्या नहीं दिखा सकता। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाट्सएप मैसेजेस किस तरह मीडिया को कंट्रोल करते हैं, ये अब कोई राज नहीं है, हम सब जानते हैं। तो एक दूसरी बात यह है कि ये मीडिया ग्रुप्स को काबू करना इतना आसान क्यों था। एक तो आप उन्हें बुलडोज़ कर देते हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के मालिक को, एडिटर को, मीर शकीलुर रहमान को पकड़ लेते हैं, और फिर महीनों तक ना उनके ख़िलाफ़ कोई केस सामने आता है, ना वो पेश होता है केस, ना रेफरेंस बनता है। यानी वही बातें इनकी तरफ। कल हमने एक फ़ैसला भी देखा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, मकबूल बाकर साहब ने बड़ी वजाहत से बताया कि ये क्या हो रहा है। तो इस तरह, और फिर वो केबल जो है वो पीछे से खींच दी जाती है अगर कोई आदमी उस व्हाट्सएप मैसेज पे अमल नहीं करता, कोई इदारा नहीं करता। और वैसे क्योंकि ये बहुत से इनमें से इदारे जो हैं वो बिज़नेसमैन ने बना रखे हैं, तो कोई उनमें से घी बेचता है, कोई सोना बेचता है, कोई, तो उन लोगों को काबू करना तो एक छोटे से आईटी और इनकम टैक्स ऑफिसर की लेवल की बात है। तो वो उन सब पर जब कब्ज़ा मुकम्मल हो गया, तो फिर ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई। और हमारे जैसे लोग भी जब ख़बर सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं असल ख़बर, तो फिर वो सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, वो ब्लॉग्स देखते हैं, वो व्लॉग्स देखते हैं, यूट्यूब पे हम सुनते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे सहाफ़ी जो बुलंद क़ामत सहाफ़ी थे, उनको इदारों से तो बाहर निकाल दिया गया हुआ,
تو پھر وہ ٹویٹر پہ ہمیں نظر آتے ہیں یا یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں، تو یہیں پر ہم ان سے خبر جانتے ہیں، تجزیہ جانتے ہیں۔ یہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں یوٹیوب کی اور ٹویٹر کی۔ تو جس ملک میں آزادی رائے کی راہیں پہلے ہی مسدود ہوتی جا رہی ہیں، وہاں پر اس طرح کا جب ذکر ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پابندی کا، تو ہماری تشویش از ٹوٹلی انڈرسٹینڈ۔ بات اب یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے، یعنی فزیکلی تو پہلے ہی ہم نے PIA والا کارنامہ کر دیا ہے، اب ہم ڈیجیٹل رابطہ بھی اگر توڑنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ چلنے پہ تیار ہی نہیں ہیں، ہم آزادی رائے کی طرف ہمارا رویہ اب یہ ہو چکا ہے کہ چاہے ایک چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہو جس کے سننے والے کچھ سینکڑوں افراد صرف ہوں، وہ بھی اب ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہا۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور یہ بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں، کبھی ایک آڑ میں کبھی دوسرا، کہ ان پلیٹ فارمز پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ ایک دفعہ بیج بو دیتے ہیں اور چھوٹی سی بات ایک حقیقت سامنے لے آتے ہیں، کوئی واقعہ اس کی ویڈیو لگا دیتے ہیں، کبھی ساہیوال واقعے کی لگا دیتے ہیں، کبھی کسی سے سوال کرتے ہیں کہ تم اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہو تو اپنے اثاثے تو پیش کرو، اپنی بیگم صاحبہ کے اثاثے تو پیش کرو، تو وہ لوگ پھر کچھ لوگ برا مناتے ہیں اس چیز کا۔ لیکن یہ ہماری تشویش آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ کس سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آپ ذرا ان معاشروں پہ نظر ڈالیں جہاں پر یوٹیوب کو بین کیا گیا ہے، آپ ان ملکوں کی حالت دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہم ان ممالک کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم سوڈان کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا سیریا کی، یا نارتھ کوریا کی، یا یہ شیخڈمز ہیں گلف کی، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری انسانی حقوق کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ سڑک پر اکٹھے ہوں، اساتذہ بھی ہوں تو آپ ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، تو لوگ اگر ٹویٹر پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یا یوٹیوب پر آپس میں رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا یہ چیز بھی ہمیں ناگوار گزر رہی ہے؟ ایک ہمارے سینیکل فرینڈ ہیں، یا پھر ان کی تجویز مان لیجیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک ایپ کر کے بند کریں، آپ ایک دفعہ انٹرنیٹ کو کیوں نہیں بند کر دیتے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور ہم تاریک راہوں پہ چلتے چلے جائیں اور غاروں کی سمت بڑھتے چلے جائیں۔